हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके जीएस का एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, इस सब्जेक्ट पर टॉपिक वाइज पूरी क्लास लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी का सार संग्रह रहेगा ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शामिल के कंप्लीट टॉपिक वाइज है। इंडियन इकोनॉमी, भारत का राष्ट्रीय आय, मुद्रा बैंकिंग, राजस्व, भारत में नियोजन और योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समितियाँ और विविध सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। कंप्लीट देखिए, टॉपिक वाइज रहेगा, डिटेल में रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से काफ़ी प्रश्न बनते हैं इंडियन इकोनॉमी से, और आपको इस तरीके का वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो कंप्लीट टॉपिक वाइज रहने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट जो है जीके रहने वाला है ये, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हमारा पेड कोर्स मिल जाएगा, पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा 49 रुपये में, पेड पीडीएफ मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमी का वाला पीडीएफ आपको मात्र 30 रुपये में मिल जाएगा कंप्लीट टॉपिक वाइज, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और पेड पीडीएफ सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में। पहला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों का जो है सह अस्तित्व, यानी दोनों का जो पार्टनरशिप होता है उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का जो है अस्तित्व रहे उसी को कहते हैं मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता ना ही आयात होता, उसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। अगला प्रश्न, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? लगभग 52%। छिपी हुई या अर्धदृश्य बेरोजगारी क्या है? भौतिक सीमांत उत्पादकता शून्य होती है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। फ्रेंड्स, आप जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? वित्तीय बाजार का एकीकरण। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन में जो है पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ खुले रूप से जो है आप इकोनॉमी कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। देखिए, तो भारत का इथोपिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है श्योपुर, इसको क्या कहा जाता है? भारत का इथोपिया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP में की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात जहां बंद हो जाता है उसको क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार राज्य में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत जो है कहा जाता है। भारत के पूर्व PM और RBI के गवर्नर रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह काफ़ी बड़े अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था? 37.2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। अब हमारा अगला टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, यानी GST जो भी न्यू लागू हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। GST से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके। विश्व में GST सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था।
भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, और जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो ये जरूर याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया? 101। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम था 12 अगस्त 2016 को। अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर 5 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया। जीएसटी के अंतर्गत 17 प्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार कर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। और जीएसटी का फुल फॉर्म तो आपको पता है। एसजीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 में रखा गया है। एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। और अभी मैं बताना चाहता हूँ, अभी जीएसटी की जो 4 नई दरें डिसाइड की गई, 5%, फिर आपका जो है एक 18% है, और जो है 40%। 3 दरें जो हैं जीएसटी की अब जो है नई दरें चालू की गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय आय। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। देश में न्यायिक न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना यानी सीएसओ की स्थापना कब हुई? 1956 में। राष्ट्रीय आय क्या? उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कर्नाटक राज्य की। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रोन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किससे प्रतिपादित किया था? गोविंद रनाडे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन क्या है? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अब हमारा अगला टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन इसको कहते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। आरबीआई के बारे में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कार्यकाल 3 वर्ष का है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, बाकी के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति।
वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। अगला है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी सराफा से। आरबीआई बैंक है केंद्रीय बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। और बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके दिए जाते हैं? आरबीआई द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस, देवास में। अब हम देखेंगे एसबीआई के बारे में। तो देखिए, वर्ष 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को। और देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। इससे पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बम्बई और मद्रास। ठीक है, क्लियर है? ये एसबीआई का लोगो है। नेक्स्ट, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक सीमाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ, यह क्या है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? कार्यरत है यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? कोच्चि में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। अगला है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई करता है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नो किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। एमएससी एक्सेस क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम गठित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाख सृजन पर प्रभाव क्या होगा? वृद्धि होगी। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1999 में। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, यह सत्य है या असत्य? या सत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? 1982 में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय।
यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत में मुद्रा एवं साख बैंक का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था क्या है? नाबार्ड है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? कब शुरू की गई? 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए का। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए किससे प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज के दर देते हैं? ग्रामीण निवासियों। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक का। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। अगला प्रश्न, किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों के में निवेश की अधिकतम अनुमान सीमा क्या है? 1 लाख रुपए। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक करके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? 3 महीने तक। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है तो ग्राहक वापस चाहता है, बैंक को कार्रवाई करनी चाहिए, नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। नेक्स्ट है, टीजर ऋण क्या है? बैंकों द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स निधि अंतरण। लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड। बैंक दर वह है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? रिवर्स रेपो बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं के ऋण पृष्ठभूमि रखना उपलब्ध करता है? सिबिल। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में एफ का अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया? संगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद बैंक रजिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हैं। तो बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवाएं जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? रुपये का मूल्य कम हुआ है। कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? इरडा। अपनी विदेश यात्रा के लिए यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ का संपर्क करना चाहिए? ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक। आरक्षित निधि अनुपात और संविधिक निधि अनुपात, इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध किस उद्योग बाजार से? बैंकिंग उद्योग। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है? मार्च 2012। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है भारतीय रिजर्व बैंक।
भारत में पहली बार बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? शिक्षा ऋण। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है? नरसिम्हन समिति। अगला हमारा टॉपिक देखिए राजस्व है। देखिए जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स मात्र आपको 99 में मिल रहा है, इसको आप ले सकते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। इसमें आपको संपूर्ण सामान्य विज्ञान कोर्स मिलेगा, 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्लास पीडीएफ, टॉपिक वाइज, थ्योरी, वैलिडिटी 12 महीने की है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप हमें। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा राजस्व। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में बनाया गया था? 1987-88। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवैट का संबंध है उत्पाद शुल्क। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजना। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? औद्योगिक क्षेत्र। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार के व्यय किस पर सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तेल के कारण। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क। भारत में नियोजन देखेंगे अगला टॉपिक। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 में। आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची का। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951 ईस्वी में। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि क्षेत्र को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? पहली पंचवर्षीय। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था? द्वितीय योजना का। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 6। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था 1996 के सूखे के पश्चात। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मपोषित विकास। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तीसरी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? चतुर्थ योजना के अंतर्गत। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है गाडगिल योजना। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया था? 5वीं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है योजना आयोग का सचिव। योजना आयोग क्या है? संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1950 में। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है सरकार की इच्छा अनुसार। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था JRY।
8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ द्वारा। भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 में। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधुनिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? 10वीं योजना। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई रेड्डी। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। वित्त आयोग है मौद्रिक नीति तैयार करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी 5वीं पंचवर्षीय में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार द्वारा। भारत में योजना अवकाश अवधि थी 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 पूर्णकालिक। योजना आयोग का नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग के संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पैर है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? 1996 में। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का व्यापार का 2% है। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? रत्न और आभूषण से। TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? WTO। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौता को किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? द्विपक्षीय व्यापार। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? दाहेज में। भारत के आयात का अधिकतर भाग कहाँ से आता है? ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है निर्यात कर विविधीकरण। सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो क्या होगा? प्रादेशिक व्यापार। नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेड वेंचर्स। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का समर्थन करता है? ECGC। भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? चाय से। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 2003 में। भारत में फेरा के स्थान ले लिया फेमा ने। हमारा अगला टॉपिक है समितियाँ। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। नायक समिति का संबंध किससे? लघु उद्योग से। रेखा समिति का संबंध किससे था? प्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला। सरकरिया समिति का विषय किस विषय वस्तु संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। भूतलिंगम समिति संबंधित है वैट से। उर्जित पटेल समिति का संबंध है मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई? प्रत्यक्ष कर। केलकर टास्क फोर्स समितियों का संबंध किससे है? करों से।
अगला है भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? भुगतान संतुलन घाटा। आर्यन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई? उद्योग मंत्रालय। आबिद हुसैन समिति गठित की गई लघु उद्योगों की समस्याओं का निवारण हेतु। चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। तारापोर समिति किस एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है? शेयरों से। रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु थी भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजा चलैया। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? राज समिति ने। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी चलैया समिति। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया? स्वामीनाथन समिति। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? वैद्यनाथन समिति। औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित समिति है तिवारी समिति, गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है लाइन समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है वांचू समिति। वीके चतुर्वेदी कमेटी ने किससे संबंधित कार्य किया है? तेल क्षेत्र में कीमती सुधार। फिर हमारा लास्ट है विविध। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। उस गांव की जनसंख्या किससे अधिक हो? 1000 से। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? राजीव आवास योजना। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना शुरू की गई? मध्याह्न योजना। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है सर्व शिक्षा योजना। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? हिमाचल प्रदेश। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रति माह 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 500। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी के। भारत में सबसे पहले किस राज्य में वैट लागू हुआ? हरियाणा में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है WTO से। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखे। अब आप जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले, और यहाँ पर आपको 999 वाला कोर्स 149 में मिलेगा। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल भी ज़रूर डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा बुक जो है लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन stupointbooks.com से, आप जाके शॉप कर सकते हैं इसको। जनरल साइंस का कंप्लीट नोट्स, स्टैटिक जीके का कंप्लीट बुक मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी एक ही बुक से, जीके 2025। और देखिए स्पेशल PDF फाइल नोट्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल कर सकते 7067560024 पर। जीके GS का ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, रेलवे सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके का निचोड़। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।